नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। और आज हम बात करेंगे पाथ ऑफ करुणा के बारे में, दया का रास्ता। कि वो रास्ता जहाँ पर आपके दिल के अंदर एक दया की भावना रहती है। अगर अपने आसपास आप जो भी चीज़ देखो जहाँ पर आपको ऐसा एलिमेंट देखता है कि जिसके ऊपर आपको तरस आ रहा है, दया आ रही है, ओके, तो ये भावना कितनी कारगर है स्पिरिचुअल मार्ग के ऊपर। तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो बुद्धिस्ट थॉट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर एनालिटिकल लॉजिक होता है, कहने का मतलब जो विश्लेषक तर्क होता है, किसी बात का विश्लेषण करना, ठीक है, फिर उसके ऊपर तर्क देना। और साथ ही साथ जो फिलोसफिकल रीजनिंग होती है, कहने का मतलब जो दार्शनिक सोच होती है, मतलब कि ऐसी सोच जो किसी को किसी डायरेक्शन की ओर लेकर चले और किसी मंजिल तक पहुंचाए। तो यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो गुण है वो बुद्धिस्ट थॉट्स में मिलते हैं, जो बुद्धिस्ट की सोच है तो उसमें ये दोनों गुण मिलते हैं। तो यहाँ पर एक और गुण निकल कर आता है जिसको हम नाम दे रहे हैं करुणा। ओके, तो ये भी जो है एक तरह का बुद्धा प्रिंसिपल के सिद्धांत के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, करुणा, कंपैशन, मतलब कि दया की भावना होनी, किसी के बारे में सोचना। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट गुण है। ओके, तो यहाँ पर अगर बुद्धाहुड का कोई पाथ यहाँ पर अपनाकर चल रहा है, उसके रास्ते ऊपर चल रहा है जो गौतम बुद्ध ने दर्शाए थे, तो अगर उसके ऊपर कोई चल रहा है तो ये इम्पॉर्टेंट गुण है जो कि उसके अंदर होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर आपको बोधिसत्व बनना है, अगर आपको रिकॉग्नाइज होना है एज ए बोधिसत्व, तो बोधिसत्व वो लोग होते हैं जो यहाँ पर बुद्धाहुड का मार्ग जो है उसके ऊपर चलते हैं, उसको उसके जो फिलॉसफीज हैं उसको फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो ऐसे पर्सन्स को हम बोलते हैं बोधिसत्व। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो करुणा है, दया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का। ये शर्त होती है एक तरह की। अगर आपने बोधिसत्व रिकॉग्नाइज होना है, आपने बोधिसत्व बनना है, तो ये सबसे पहली शर्त है कि आपके अंदर जो है करुणा की फीलिंग होनी चाहिए। तो इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ एक कॉमन पिटी, कॉमन दया नहीं, ये मतलब ऐसी दया होनी चाहिए कि आपके दिल की गहराइयों से ये जो हमदर्दी जो है ना वो निकल के बाहर आनी चाहिए। और जो भी आप अपने आसपास देखो, आपकी आत्मा को तब तक यहाँ पर आराम नहीं मिलता जब तक आप दूसरों को सही रास्ता ना दिखा दो और दूसरों के जो कष्ट हैं, ठीक है, उनको आप जो है सही ना कर दो। तो ये है असल में जो करुणा की भावना है। ओके, सिंपल पिटी की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, सिंपल दया की बात नहीं कर रहे, पूरे दिल की गहराई तक जाकर। ओके, जो आपकी अंदर से आवाज आ रही है, अगर आप किसी को देख रहे हो, आप सोसाइटी का हाल देखो, ओके, तो वहां पर देखो ड्रग्स कितने बढ़ रहे हैं। ओके, ड्रग्स के मामले बढ़ रहे हैं, आसपास में देखो अनहेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये सब चीजें, अगर ये सब चीजें देखकर जिसके अंदर अगर ये दया की भावना उत्पन्न होती है, अगर वो सोचता है कि चलो हम मुझे ये काम करना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट का भला हो, अगर बीचेस में कूड़ा करकट है, चलो मैं खुद ही चल पड़ूं। ओके, अगर मैं खुद निकलूंगा तो हो सकता है कल को एक टीम बन जाए, वहां की सफाई होनी शुरू हो जाए। मतलब कि दया की भावना चाहे एक जानवर है चाहे एक इंसान है, जो सृष्टि का कोई भी यहाँ पर कण है उसके प्रति होनी चाहिए जहां पर जरूरत है। आगे बात कर रहे हैं शांति देवा की। शांति देवा भी यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, टीचर है, फ्रॉम नालंदा। सो नालंदा जो है बिहार में सिचुएटेड है, नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से, जो भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको प्राप्त है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये शांति देवा है कि इनकी नज़र में अगर आपने सिर्फ पूरी वर्ल्ड की आपने नॉलेज लेनी है, ओके, जो भी आपके आसपास में हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसके क्या रीज़न है, तो यहाँ पर जो कंपैशन है, जो दया की भावना है, वो सबसे बड़ा यहाँ पर कारण है, जड़ है, जो आपको यहाँ पर सर्वव्यापी जो नॉलेज है ना वो आपको प्रोवाइड करेगी। सो जितनी दया की भावना बड़ी होगी उतना उस इंसान का जो माइंड है, ठीक है, वो अच्छे से डेवलप है, वो शांत है, पीस ऑफ माइंड है उसके पास। जितना पीस ऑफ माइंड ज़्यादा होगा उतना ही वो अच्छे से सोच पाएगा, उतना ही अच्छे से वो डिसीजन ले पाएगा। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो कंपैशन है, दया की भावना, वो भी एक तरह का चैलेंज है जिसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो अगर इसको अपने अंदर डेवलप करना है तो सबसे पहले तो जो हमने अपने अपने मन के अंदर जो एक दायरा बनाकर रखा हुआ है, ओके, उस दायरे से बाहर आना पड़ेगा।
जिस तरह की हम सोच रख के चल रहे हैं, ओके, जैसे जो भी मन में हम हमारे अंदर विचार है तो उनसे ऊपर उठना होगा। पक्षपात के जो यहाँ पर लेवल है उससे ऊपर उठना होगा। यहाँ पर अगर सोचना है तो सबके बारे में सोचना होगा, ऐसे ही हमें बनना है। और जो एक संत होता है वो पूर्ण सबके बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, अपने बारे में वो सोचता ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर उसके जैसे गुण अपने अंदर डेवलप करने तो दया की भावना होनी सबसे जरूरी है। तभी समझ पाएंगे जो हमारे अंदर की जो डर है, भय है, ठीक है, जो भी यहाँ पर बुराइयां हैं, ओके, हमारे अंदर में जो भी यहाँ पर गंदगी है उसको कैसे साफ करें, फिर ही अपने आप को हम फेस कर पाएंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर ये सब चीजों को अगर फोकस करके चलते हैं तब जाकर जो है हो सकता है कि दया की भावना अपने अंदर जो है डेवलप होनी शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हमें अपना एफर्ट भी लगाना होगा अगर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो स्पिरिचुअलिटी को आगे ग्रो करने के लिए कुछ यहाँ पर जैसे हम फर्टिलाइजर छिड़कते हैं ना, तो इसी तरह ये फर्टिलाइजर का काम करते हैं। ये सब आदतें जब हम साथ साथ डेवलप करते हैं, आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लाइफ जो है ना इंटरकनेक्टेड हो जाती है। यहाँ पर जिसके प्रति भी हम दया की भावना रखते हैं तो उसके साथ हमारी लाइफ जुड़ जाती है। ओके, तो उन सब चीजों के साथ जो भी हमारे तालमेल बैठते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर पड़ता है। ओके, तो ये हमारा कंपैशनेट हार्ट जो है ना वो और आगे डेवलप होता है। तो यहाँ पर जो हमारा कंपैशनेट हार्ट है तो वहां पर ये सोचता है जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, जहां पर जो भी धारणाएं चलती हैं समाज में, मिसकंसेप्शन चल रहे हैं, यहाँ पर जो माइंड की जो लिमिटेशन है, ठीक है, उससे भी ऊपर बढ़कर सोचता है फिर माइंड, अगर दिल में जो है दया की भावना भरी हो तो ये ऐसा माइंड इस लेवल पर सोचता है, धारणाओं के ऊपर जो है फोकस नहीं करता है। ये सब यहाँ पर बात कर रहे हैं जो दलाई लामा, वो भी इन्हीं बातों के ऊपर जोर देते हैं। तो यहाँ पर आगे बात करने की जो कंपैशन है ना एक तरह का मेडिटेटिव टूल है। वो कैसा टूल है, मतलब अगर आपके अंदर दया की भावना जो है वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है तो जो अहंकार है, ओके, वो जो है ना उसको आप काट सकते हो। ये ऐसा टूल है, वो जो है वो उत्पन्न नहीं होगा, वो जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा अगर आपके अंदर जो है फीलिंग आ रही है दया भावना की। और आखिर में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कंटेम्पलेटिव पाथ है, जो यहाँ पर चिंतनशील मार्ग है और जो यहाँ पर दया भावना का जो मार्ग है, ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में बहुत ही अहम स्थान रखता है। ओके, आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ज़ेन टीचर की, वो क्या कहते हैं कि कंपैशन विदाउट विजडम वुड बी सेंटिमेंटल एंड विजडम विदाउट कंपैशन वुड बी अनथिंकेबल। दे गो टुगेदर लाइक द फुट बिफोर एंड द फुट आफ्टर इन वॉकिंग। सो कहने का मतलब है कि बुद्धि के बिना जो यहाँ पर करुणा है, दया है, वो यहाँ पर भावुक हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर इमोशनल सेंटीमेंट जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जहां पर दया की भावना तो उत्पन्न हो रही है लेकिन बुद्धि नहीं है। ओके, तो वहां पर जो है इमोशनल सेंटीमेंटल जो है बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो आगे बात कर रहे हैं कि विजडम विदाउट कंपैशन वुड बी अनथिंकेबल। सो करुणा के बिना जो ज्ञान है ना वो भी अकल्पनीय होगा कि वो होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर यही चीजें जो है इनका फोकस होता है, इनको ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली आर्टिकल था बुद्धिज्म के बारे में, वहां पर वो क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर ये जरूरी बात नहीं है कि जो भी यहाँ पर टॉपिक डिस्कस किया गया वो किसी एक ही रिलीजन के साथ संबंध रखता हो। इसका संबंध हर एक इंसान के साथ है, हर एक रिलीजन के साथ है। तो जो यहाँ पर दया की भावना है ये होनी चाहिए। ओके, यही है तो फिर ही जो हमारा जो स्पिरिचुअल मार्ग है वहां पर हम जो है आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। बहुत सारी एग्जाम्पल्स है वर्ल्ड लेवल पर जिससे हम सीख सकते हैं कि जिसने मतलब जिसके अंदर दया की भावना थी उसकी अपनी प्रवृत्ति कैसी थी, वो आप कैसा इंसान था और कैसे लोग आज भी उनको जानते हैं। इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं कैपिटल इनफ्लोज के बारे में। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि इनका सही यूज करना है हमें। तो अभी यहाँ पर इसका सही यूज कैसे हो सकता है, अगर पैसा आ रहा है, अगर इनफ्लो आ रहा है तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स रुके हैं, ठीक है, उनके ऊपर इसका पैसा लगाया जाए ताकि जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो भी जो है साथ साथ चलती रहे और जो है इकोनॉमी जो है वो भी जो है ग्रो करती रहे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात करने की गवर्नमेंट ने अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 ये लॉन्च किया गया था। तो उसके तहत यहाँ पर इक्विटी कैपिटल भी प्रोवाइड किया है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। तो यहाँ पर इक्विटी कैपिटल कहने का मतलब कि यहाँ पर एक तरह का जो पैसा है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, एक सपोर्ट प्रोवाइड की गई है ताकि जो कि वो पैसा जो है आगे आने वाले समय में NIIF जो है यूज करे। तो यहाँ पर इसको जो है वेलकम स्टेप बोला गया है ऑथर की तरफ से।
तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के पास पैसा आता है तो ये उस पैसे को आगे यूज करेगा, इस एडिशनल कैपिटल को आगे यूज करेगा। जो भी यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स लगाने होंगे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, अगर वहां पर फंडिंग की कमी आती है तो वहां पर फिर जो है NIIF जो है यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करेगा। तो उसका मेन जो मकसद है वो यही है, मतलब कि यहाँ पर वो पैसा यहाँ पर आता है जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आता है, तो इस पैसे को आगे यूज किया जाता है जहां पर कैपिटल की कमी हो गई है, जहां पर पैसे की कमी हो गई है, जहां पर इक्विटी की कमी हो गई है। ओके, तो वहां पर उन प्रोजेक्ट्स को जारी रखते हैं, मतलब कि उनको बंद नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे हाईवेज के प्रोजेक्ट्स चलते हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि फंड्स की कमी की वजह से जो फ्लाईओवर्स हैं उनका काम ही बंद कर दिया जाता है। तो सालों साल जो उनके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स होते हैं वो वैसे ही सड़कों के आसपास किनारों पर पड़े रहते हैं, और जब यहाँ पर जो है फंड का रिवाइवल होता है, इक्विटी कैपिटल का दोबारा से इनफ्लो आता है, फिर जाकर दोबारा से काम शुरू होता है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट को रोकना नहीं है हमें। अगर ऐसे प्रोजेक्ट कोई डिले हो जाता है ना, तो जो भी उसकी कॉस्ट होती है, जैसे स्टार्टिंग में कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था वही हाईवेज वाला, तो वहां पर जो भी कॉस्ट एस्टिमेशन होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जितना भी पैसा वहां पर इकट्ठा किया होता है, जितनी भी सड़क ऑलरेडी बना दी होती है, वो भी यहाँ पर ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही पैसा इकट्ठा हुआ होता है। तो वहां पर भी इंटरेस्ट देना होता है। वहां पर भी अगर जितने समय का उनका ड्यूरेशन होता है कि इतने समय में प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए था, अगर नहीं होता है तो उस कंपनी को नुकसान होता है, इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। तो यहाँ पर इन चीजों की यहाँ पर फोकस करके चल रहे हैं। आगे एग्जांपल ले रहे हैं, जो बाइडन अभी वो यहाँ पर सत्ता में आ रहे हैं, यूएस में शपथ लेंगे जनवरी महीने। जब वो आएंगे तो वहां पर उनके आने से यहाँ पर ये लग रहा है कि आने वाले समय में जो यूएस की इकोनॉमी है वो भी अब अच्छे सही ट्राजेक्टरी के हिसाब से यहाँ पर ग्रो करेगी, स्मूथली ग्रो करेगी। हालांकि काफी फियर था वहां पर भी जो इकोनॉमिस्ट थे कि कैसा सिचुएशन होगी। सबसे बुरा इंपैक्ट था यूएस इकोनॉमी के ऊपर कोविड-19 का, -33% जीडीपी गिर गई थी यूएस की। तो अभी धीरे धीरे वहां पर इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी वापस आएगा। भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। तो भारत में भी अभी धीरे धीरे इन्वेस्टर्स जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, वापस से जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी उन्होंने शुरू कर दी है। जो फंड्स के फ्लो है दोबारा से यहाँ पर रिज्यूम हो गए हैं। तो यहाँ पर भारत की जो इमर्जिंग मार्केट है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। तो फ्लो जो है दोबारा से आने शुरू हो गए हैं, एफडीआई के रूप में या इन्वेस्टमेंट के रूप में। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास एडिशनल लिक्विडिटी हमने यहाँ पर क्रिएट की है, पैसा दिया है कि कोविड-19 को हमने यहाँ पर टैकल करना है, इसको भी हमने साथ साथ टैकल करना है, साथ साथ जो देश की ग्रोथ है इसको भी हमने बढ़ाना है। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर फ्लोज आ रहे हैं, जो भी फंड्स आ रहे हैं, तो इसको हमें यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सही तरीके से आगे बढ़ना है, इनको यूज करना है, अच्छा यूज करना है। तो कोविड-19 के लिए तो यहाँ पर पैसे लगा रहे हैं, सही बात है, लेकिन इसके अलावा जहां पर जरूरत है तो वहां पर भी फोकस करना है। तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर ऐसे जितने भी फ्लोज आ रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करना है, रियल इकोनॉमी में भारत में लगाओ। जैसे मैंने एग्जांपल ली कि अगर कोई जो काम रुक गया, ओके, तो वो काम अगर रुक गया तो वो उसका जो एक्चुअल प्राइस है ना, जो कॉस्ट, वो भी बढ़ जाएगी। ओके, क्योंकि कोई भी काम रुक जाता है तो पैसे का लेन देन होता है, तो उसके तहत जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता जाता है, और जो है यहाँ पर जो कॉस्ट आती है, जो प्रॉफिट होता है, वो भी कम होता जाता है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन, प्राइस इन्फ्लेशन हो जाए, तो इसकी बजाय आप ये काम करो कि जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे थे उसमें ये इनफ्लो जो है उसको ऐड करो, उनको जारी रखो, और जो है नए और प्रोजेक्ट्स लगाओ जहां पर जरूरत है इसकी। और इसका जो कुछ हिस्सा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का है उसको भी आप जो है यूज कर सकते हो ऑन इम्पोर्ट्स, जो अभी आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हो। जैसे मोस्टली भारत की जो सबसे बड़ी मजबूरी है ना इम्पोर्ट की, वो है क्रूड ऑयल। उसके बगैर भारत की यहाँ पर इकोनॉमी में बात नहीं बनती है, क्योंकि भारत के अंदर ऐसा कोई एरिया नहीं है असम के अलावा, असम में भी बहुत कम मात्रा में यहाँ पर जो है जमीन से तेल निकलता है। तो इसलिए भारत को डिपेंडेंट होना पड़ता है जितने भी ये गल्फ कंट्रीज है उनके ऊपर, तो उनके ऊपर डिपेंडेंसी है हमारी। तो वहां से ही हम जो है तेल का यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर उसकी फंडिंग भी, जो पैसा भी जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के हिसाब से यहाँ पर जाता है। तो आगे यहाँ पर बात करें कि आरबीआई भी यहाँ पर मजबूर है कि वो डॉलर्स को खरीदता रहे, क्योंकि जो यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर पोर्टफोलियो फ्लोज है वो बरकरार रहे, वो आते रहे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो जो है अकुमुलेट होती रहे, मतलब वो रुके ना। तो यहाँ पर बात करें हम भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, जिसको कि आरबीआई यहाँ पर टैकल करके चलता है,
तो वो काफी बड़ा है। नवंबर 13 तक यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसका जो टोटल रिजर्व का जो फंड है वो $572 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये रिजर्व जो है धीरे धीरे काफी राइज इसमें देखने को मिला है। एक ही हफ्ते में ये इसमें $4 बिलियन का इजाफा देखने को मिला है, काफी ज्यादा होता है ये। और अगर बात करें मार्च एंड तक की, वहां से लेके अब तक, तो $95 बिलियन जो है अब तक जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बढ़ चुके हैं। और पूरे साल की बात करें तो $124 बिलियन वो जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में राइज आया है। तो यहां पर बात कर रहे हैं दिस ईयर इंडिया कुड एंड अप विद द करंट अकाउंट सरप्लस फर्दर एडिंग टू द पाइल अप ऑफ डॉलर्स। तो यहां पर सबसे पहले बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये इसको जो है यहाँ पर किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो इसको यहाँ पर इसको रेगुलेट करके चलता है। इसको वही जो है पूरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जितना भी पैसा होता है इसको अपने पास रखता है। ये जो पैसा है ये काम आता है आने वाले समय में। ओके, तो जितना भी रिजर्व होता है ना किसी भी देश के पास, उतनी ही उस देश की लायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हमने फ्यूचर में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना है वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से, तो लोन इजीली हमें मिल जाता है। तो कहने का मतलब अगर आप भी छोटे लेवल पर भी कोई लोन लेने जाते हो तो सबसे पहले आपको अपनी लायबिलिटी शो करनी पड़ती है कि लोन आप कैसे चुकाओगे। ओके, तो यहाँ पर क्या इंटरेस्ट आप दे पाओगे, तो उस हिसाब से आपको लोन जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है उतने पैसे का। तो वैसे ही भारत भी जब लोन लेता है इंटरनेशनल मार्केट से या फिर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो वहां पर भी लायबिलिटी होती है। तो भारत के पास अच्छा खासा रिजर्व है। अगर मैं कंपेयर करूं इसको पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के पास $64 बिलियन के आसपास का जो है रिजर्व उसके पास है। ओके, तो भारत का रिजर्व काफी बड़ा है। और अगर इसको इंडिया को कंपेयर करें चाइना के साथ, तो चाइना का जो रिजर्व है वो भी काफी ज्यादा है। वो भी यहाँ पर 2 से 3 हजार बिलियन डॉलर के आसपास वो चला जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या, ये बड़ा क्यों है? ये हमेशा दो कारणों की वजह से बढ़ता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने का कारण सबसे पहला ये है कि यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आनी जो है शुरू हो गई है, काफी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आ रही है। और दूसरा कारण है जब जो क्रूड ऑयल है उसका जो यहाँ पर जो प्राइसेस है ना वो गिरे, तो यहाँ पर दोनों चीजें हो रही हैं। क्रूड ऑयल का प्राइसेस भी लगातार जो है वो भी गिरते जा रहे हैं, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो इस साल का जो फिस्कल ईयर का जो एंड होगा 31 मार्च 2021 को, तब तक यही अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत का जो यहाँ पर अकाउंट है, करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस होगा। दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की हम जब भी बात करते हैं तो दो तरह के हम अकाउंट्स की यहाँ पर बात करके चलते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो आगे हम बात करते हैं कि आरबीआई जो है वो यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है कि जो भारतीय करेंसी है इसको यहाँ पर इसका जो एक्सचेंज रेट है इसको सही से मेंटेन करके चले। तो जब लॉकडाउन लगा था, जब पूरी तरह से यहाँ पर कारोबार बंद हो गया था, तो ये 77-78 तक इसके आसपास जो था हमारा रुपया गिर गया था, इसकी करेंसी डिप्रिसिएशन हो गई थी। तो यहाँ पर आरबीआई ने बहुत तरह के पापड़ बेले हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत तरह के पापड़ बेले हैं जिसके तहत जो है करेंसी जो है अभी फिर दोबारा से जो है ठीक जो है सिचुएशन पे पहुंच रही है। अभी भी जो है ये 73-74 के आसपास रह रही है, अभी भी ज्यादा ही है, लेकिन 77 से नीचे लेकर आए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एफर्ट्स किए गए। सबसे पहले बात तो यहाँ पर जो है डॉलर्स परचेज किए गए, ठीक है, इनका फ्लो, डॉलर्स जितने ज्यादा यहाँ पर परचेज किए जाते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी करेंसी के ऊपर पड़ता है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। और जब यहाँ पर अगर बात हो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हमारे गैप बढ़ता जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, तो यहाँ पर आरबीआई और भी बहुत सारे यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो लगाता है। जैसे एक्सपोर्ट है, इसको यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करता है, इम्पोर्ट को घटाने की यहाँ पर बात होती है। ओके, तो यहाँ पर अगर इम्पोर्ट कम होता है तो तब भी जो है हमारा जो रुपया है वो अप्रिशिएट करेगा, सही होगा, मजबूत होगा। तो यहाँ पर बात करने की डॉलर्स को हमें कहाँ पर लगाना है। डॉलर्स को हमें अभी जरूरत है रॉ मटेरियल्स के ऊपर हम खर्चा करें, जो कैपिटल इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है उसके ऊपर खर्चा करें। इसके अलावा जो भी जो व्यापार के अंदर, जो भी इकोनॉमी के अंदर जो भी इंटरमीडिएट्स रहते हैं, जिससे यहाँ पर भारत की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़े, उसको उसके ऊपर डॉलर्स यहाँ पर खर्चा करने हैं, आउटपुट बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और एक्सपोर्ट्स यहाँ पर बढ़ाने हैं। ये सब चीजें होती हैं तो फिर हमारा एक्सचेंज रेट जो है डॉलर के प्रति जो है अच्छा हो जाएगा, रुपया मजबूत होगा। जितना यहाँ पर गैप कम होगा उतना हमारा रुपी जो है वो स्ट्रांग होगा।
और आगे यहाँ पर बात करें कि जो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो आता है भारत में, जो भी पैसा आता है वो जनरली कहाँ पर लगता है? जो अभी फ्रेश कैपेसिटी है, जो नई यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है, जहाँ फिर जो ब्रॉन्ड फील्ड एक्सपेंशन होती है। तो ब्रॉन्ड फील्ड एक्सपेंशन वो होती है जहाँ पर कोई कंपनी, जहाँ कोई सरकार, कोई जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज के जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उनको खरीद लेती है, क्योंकि जिसकी वजह से यहाँ पर उसको उसको खरीद कर क्या करती है, नए तरीके से यहाँ पर नए पैमाने से जो है यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी को यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है, जो भी बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है उसको यूज करके। तो यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनीज जो है इनके ऊपर यहाँ पर बात की जाती है, जहाँ पर उनको टेक ओवर कर लिया जाता है। जैसे बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आई तो पहले से जो इंडिया में कंपनी मौजूद थी उसको टेक ओवर कर लिया। ओके, और यहाँ पर और भी बात कर रहे हैं विद नो इमीडिएट प्लान्स फॉर एक्सपेंशन। हालांकि कोई प्लान भी अगर ना हो, ठीक है, अगर कोई कंपनी डोमेस्टिकली यहाँ पर वर्क कर रही है, खराब हालत होगी है, बाहर से एफडीआई आई, बाहर से एफडीआई आती है, कंपनी जो है उसको, हमारी डोमेस्टिक कंपनी का जितना भी यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जितने भी कैपिटल है, जितने भी मशीनरी है, उसको टेक ओवर कर रही है और नए सिरे से जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो इन्फ्लोस जो आते हैं, लिक्विडिटी इसमें जो है बढ़ती है। यहाँ पर एक तरह का जो है इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ना आरबीआई की, तो उसके ऊपर भी प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो आरबीआई है वो भी रूपी को यहाँ पर स्टेबलाइज करके चलता है कि इसके ऊपर जो है ज्यादा इंपैक्ट ना पड़ जाए। तो यहाँ पर जो डॉलर्स है उसको परचेज करता रहता है ज्यादा से ज्यादा। डॉलर परचेज करने से यहाँ पर ये होता है कि जितना ज्यादा डॉलर यहाँ पर परचेज करेंगे उतना ही रुपीस के ऊपर कम इंपैक्ट पड़ेगा, वो उसकी डिवैल्यूएशन कम होगी। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, जो एडिशनल लिक्विडिटी आती है मस्ट फाइंड इट्स वे इनटू न्यू कैपिटल फॉर्मेशन बाय मींस ऑफ एक्सीलरेटेड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर सीधे सीधे यही बात कर रहे हैं कि नया कैपिटल फॉर्मेशन हमने करना है, नए सिरे पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को दोबारा से स्टार्ट करना है, आगे बढ़ना है। तो जो बाहर से एफडीआई आ रहा है, देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना, काफी मतलब इसमें बूम आया है, काफी बड़े पैमाने पर ये बड़ा है। अगर बड़ा है तो इसको हम यूटिलाइज क्यों ना करें? तो यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स रुके थे वहां पर हम लगाएं और देश की इकोनॉमी जो है, देश की जो ग्रोथ जो काफी कम हो गई थी उसको आगे लेकर जाएं। तो अभी भी जो यहाँ पर आईएमएफ का जो यहाँ पर अंदाजन है कि क्या आने वाले समय में जीडीपी की रेशो होगी, क्या डाटा होगा, क्या परसेंटेज होगी, वो भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 0 तक ही पहुंचेंगे। अभी देखो फिलहाल जो भी ये नए क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब देखते हैं कि जीडीपी कहाँ पर जाती है। इस आर्टिकल में बात की जा रही है कोल ऑक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि अभी बहुत अच्छे तरीके से कॉल ऑक्शंस हो चुके हैं, अब इसको सही तरीके से हमने यूज कैसे करना है, अब ये फंडा है। अब देखिए पिछले 1-2 हफ्ते से यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स की तरफ से यहाँ पर जो है ऑक्शन चल रहे थे। यहाँ पर जो अलग अलग कोल ब्लॉक्स हैं तो उनके ऊपर अलग अलग यहाँ पर बिडर्स ने यहाँ पर बिडिंग की और ऑक्शन हो गया। तो अभी इसको सस्टेनेबल यूज करना है, इसका सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है, तो इसके ऊपर यहाँ पर अभी फोकस करने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो कमर्शियल माइनिंग है, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर ऑक्शन हुए सबसे यहाँ पर बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। टोटल 38 ब्लॉक्स थे जिनकी ऑक्शन हुई और उनमें से जो 19 ब्लॉक्स ऐसे थे जहां पर मल्टीपल बिड्स आई और ये सक्सेसफुली ऑक्शन हो गए। और अभी हमने क्या करना है, जब ऑक्शन हो चुकी है तो अब इसको ऑपरेशनलाइज करना है स्पीडली मैनर में, मतलब कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जिन जिन को जो माइंस यहाँ पर एलोकेट हुई हैं वहां पर प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है ना उसको यहाँ पर स्टार्ट कर दें। साथ ही साथ जो है एफिशिएंसी है उसके ऊपर ध्यान दें, कोल बेनिफिकेशन के ऊपर। साथ ही साथ ये भी फोकस करें कि यहाँ पर जो एमिशंस हैं वो भी यहाँ पर जीरो एमिशन हो, कम से कम एमिशन हो और लो कार्बन पाथ जो है इसको ढाल बनाकर आगे चलना है कि जो भी आप यहाँ पर कोल बेनिफिकेशन करोगे, कोला निकालोगे, उसका आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना हो। तो बेसिकली होता क्या है, अगर कोई भी माइनिंग एक्टिविटी चलती है, चाहे आप कोयला निकाल रहे हो, चाहे आप कोई और धातु निकाल रहे हो, तो आसपास की जो वहाँ की आबादी होती है वो इम्पैक्ट हो जाती है, उनके हेल्थ इश्यूज निकल कर आने शुरू हो जाते हैं। जो पानी वहाँ पर अवेलेबल होता है वो साफ नहीं रहता, उसमें मिलावट होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इन सब बातों का भी ध्यान रखना होता है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो 19 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनकी जो कैपेसिटी है ना, मतलब बहुत पीक पे है, बहुत बड़े लेवल पर है। तो टोटल 51 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है कि इतने बड़े पैमाने पर आप वहां से कोयला निकाल सकते हो। तो अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत दुनिया का दूसरा ऐसा नेशन है जहां पर कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं। ओके, कोयले के बहुत बड़े बेड हैं। तो पहला है चाइना, दूसरे नंबर पर है भारत। अभी देखो इतने बड़े भंडार होने के बावजूद भी हमारी जो डोमेस्टिक कोल आउटपुट है ना
एक साल की वो 700 मिलियन टन के आसपास है, 700 मिलियन टन के आसपास है। तो इसमें से भी जो 700 में से 200 है हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो 2019 का डाटा है जहां पर हमने 200 मिलियन टन का जो कोल है इसको बाहर से इंपोर्ट किया है। ओके, हालांकि हमारे पास रेडिली अवेलेबल है, बहुत बड़े पैमाने पर लार्ज रिजर्व पड़े हुए हैं, फिर भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर वैरायटी है, जो कोल भारत में यहाँ पर है काफी बड़े पैमाने पर, इसको हम बोलते हैं नॉन कोकिंग स्टीम कोल। तो ये वाला कोल बेसिकली हम यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, ओके, सीमेंट्स में, फर्टिलाइजर्स में। तो इन सभी चीजों में यहाँ पर जो है भारत में हम इसको यूज करते हैं। तो इस कोल का जो ड्रॉबैक है ना वो यही है कि इसमें फ्लाई ऐश के कंटेंट जो है बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, जिसका एनवायरनमेंट को बहुत बड़े पैमाने पर लॉस होता है। तो इसलिए जो एनटीपीसीबी है और भी जो यहाँ पर अदारे हैं जो इसके ऊपर फोकस करते रहते हैं, यहाँ पर सुजेशंस देते हैं कि फ्लाई ऐश जो है इसको हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं, इसको हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। तो हाल ही में पिछले हफ्ते का यहाँ पर एक रिसर्च चाहिए जहां पर एनटीपीसी ने एक नया एग्रीगेट बनाया है। ओके, फ्लाई ऐश से एक नया एग्रीगेट बनाया जिसको आप यूज कर सकते हो सीमेंट को रिप्लेस करके। ओके, सीमेंट की जगह आप इसको यूज करो तो वही बाइंडिंग स्ट्रेंथ आपको मिलेगी जो आपको सीमेंट से मिलती है। तो इसको और धीरे धीरे जो है एनटीपीसी डेवलप कर रहा है। और आगे बात करें कि ऐसा क्यों था कि इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने के बावजूद भी हमें बाहर से कोल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज के ऊपर हमने फोकस नहीं किया है। ओके, जितने बड़े पैमाने पर चाइना प्रोडक्शन करता है ना, उतने बड़े पैमाने पर हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो यही एक रीजन है कि बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जितनी भी यहाँ पर जरूरत होती है उसकी पूर्ति करने के लिए। तो यहाँ पर मोनोपोली रही है कोल के ऊपर काफी लंबे समय तक। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली ज्यादातर कंपनीज आती भी नहीं है, सरकार ही इसको टैकल करके चलती है। तो यहाँ पर देश का काफी पैसा लग जाता है इंपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम कोल इंपोर्ट की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ एनुअली जो है खर्चा ऐड हो जाता है इंपोर्ट के ऊपर। तो काफी बड़ा खर्चा है। तो उसको हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं कि जो डोमेस्टिक कोल आउटपुट उसको बढ़ाओ। तो अभी भारत सरकार यहाँ पर टारगेट लेकर चल रही है 2023 तक 1100 मिलियन टन का जो कोल है ये हम जो है डेवलप करेंगे। ओके, 2023 तक तो ये टारगेट है। तो इसके लिए अभी क्या होगा, धीरे धीरे हमें जो है कैपेसिटी बिल्डिंग बनानी होगी, एक तरीके से स्ट्रीमलाइन एवैक्यूएशन करनी होगी कि एनवायरनमेंट को भी यहाँ पर इम्पैक्ट ना पड़े और जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसकी सप्लाई में भी कोई भी बाधा ना आए। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये ऑक्शन हुई है इसमें 76 बिड्स आई थी, उन लोगों से आई थी। यहाँ पर जो 76 बिड्स लगी हैं वो रिसीव हुई है ऑन द रेवेन्यू शेयर बेसिस। मतलब कि बिडिंग पैरामीटर ये रखा गया है कि आपको रेवेन्यू जितना आएगा उसमें से कुछ परसेंट जो है आपको शेयर वहां से अवेलेबल होगा। तो इसमें से भी 65% बिडर्स ऐसे हैं जो नॉन एंड यूजर सेक्टर से आए हैं। कहने का मतलब जो रियल एस्टेट सेक्टर से संबंधित हैं, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जहां पर बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं, घर बनते हैं, होटल्स बनते हैं। तो ऐसे अदारे से जो लोग यहाँ पर आए हैं बिडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो कोल माइनिंग है, ठीक है, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमें एक जो है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी चाहिए जो इसको मॉनिटर करके चले, ट्रांसपेरेंसी वहां पर हो। ओके, और साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, इसी के साथ साथ हमें जो थर्मल एफिशिएंसीज है ना, पावर में, स्टील में, सीमेंट में, और भी जो कोल इंटेंसिव सेक्टर है जहां पर कोयला यूज होता है, तो वहां पर उनकी भी हमें जो थर्मल एफिशिएंसीज उसको भी राइज करना होगा, बढ़ाना होगा। ओके, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे जो कोयले के साथ लिंक्ड अदारे हैं जहां पर कोयला यूज होगा उनको भी हमने जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली यहाँ पर उसको एडवांस करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि कोल गैसिफिकेशन, हमें जो कोल हम निकालेंगे उसका कोल गैसिफिकेशन करें। देखो भारत सरकार ये सोच रही है इसके बारे में कि कोयला जो है डायरेक्ट जब हम यूज करते हैं तो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है, इसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर यूज किया जाए। फिर अगर ऐसे होता है तो जितने भी तरह की इंप्योरिटी है कोल में सब खत्म हो जाती है और किसी भी तरह की फ्लाई ऐश जो है वो नहीं उत्पन्न होती है अगर कोल गैसिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। तो यहाँ पर एक और लीवरेज चाहिए अच्छी इन दोनों डिपार्टमेंट्स के, दोनों कंट्रीज के बीच में। यहाँ पर जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी कोस्ट फर्स्ट है, ओके, जिसका नाम है फ्लेक्सिबल इनोवेटिव रेजिलेंट स्मॉल ट्रांसफॉर्मेटिव। तो एक तरह का इनिशिएटिव है, ओके, यूएस डिपार्टमेंट की ओर से। तो यहाँ पर इसके साथ हम तालमेल बनाकर चल सकते हैं और फोकस कर सकते हैं कोल गैसिफिकेशन के ऊपर
हम सीख सकते हैं यूएस से। ओके, वो कैसे काम कर रहा है अपने इस फर्स्ट इनिशिएटिव के तहत, तो उसके तहत हम भी जो है काम कर सकते हैं आने वाले समय में। तो कोल गैसिफिकेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे जो कि एनवायरनमेंट को जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो। इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं रीन्यूएबल्स के बारे में, रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो साथ में बात करें विद रीन्यूएबल विगर, मतलब कि अच्छे जोश के साथ जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है रीन्यूएबल्स के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारत की, तो यहाँ पर जो भारत के इलेक्ट्रिसिटी प्लान्स हैं तो उसमें से एक सेंटर पीस है रीन्यूएबल एनर्जी। तो भारत बहुत अच्छे से इसके ऊपर फोकस करके चल रहा है। हालांकि कोविड-19 की चलते बहुत सारे डिसरप्शंस पूरे इकोनॉमी में आए, लेकिन अगर इस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बहुत बढ़िया इसने परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ पर जो पिछले 6 महीने थे, तो वहाँ पर जो बिड्स आई हैं इंस्टॉलेशन की, यहाँ पर मतलब कि जो इंस्टॉल किए जाएंगे अलग अलग सोलर या विंड पावर प्लांट्स, तो यहाँ पर 15,000 मेगावाट, ओके 15,000 मेगावाट के सोलर और विंड कैपेसिटीज के यहाँ पर जो प्लांट्स है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। तो इसकी यहाँ पर जो बिड्स हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं। तो अगर बात करें हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत, तो वहां पर भारत ने एक प्लेज दिया है कि वो आने वाले समय में 33 से 35% तक की जो उसकी जीडीपी है, ओके फ्रॉम 2005 लेवल्स, वहां उस पैमाने पर जो है यहाँ पर एमिशंस को ये रिड्यूस करेगा, कार्बन इंटेंट को रिड्यूस करेगा, और भी जो सल्फर डाइऑक्साइड, ओके तो इसका भी मात्रा काफी निकलती है। भारत यहाँ पर पहले नंबर पे है सल्फर की प्रोडक्शन में, तो उसको भी यहाँ पर रिड्यूस करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आगे बात कर रहा है कि जो 40% जो क्युमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी होगी वो भी बनाएगा फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030। मतलब कि जहां पर हम कोल यूज करते हैं तो वहां पर हम रिप्लेस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। तो कोला यूज करना अभी के लिए तो वैसा ही है जैसे मतलब एनवायरनमेंट को खराब करना, फ्लाई एशेस बहुत नुकसान करती हैं। तो आगे यहाँ पर और बात करें तो और भी यहाँ पर बहुत सारे टारगेट हैं जो यहाँ पर भारत सरकार यहाँ पर अचीव करना चाहती है। तो यहाँ पर बात बोल रहे हैं 1,75,000 मेगावाट बाय 2025। ओके, तो यहाँ पर 175 गीगावाट भी बोलते हैं, ये टारगेट है भारत सरकार का कि 2022 तक इतनी कैपेसिटी जो है हमने बढ़ानी है। ओके, तो ये कैसे कैसे बढ़ाई जाएगी? 1 लाख मेगावाट जो है ये सोलर से आएगी, और 60,000 मेगावाट जो है विंड से आएगी, और जो बाकी का बचता है वो जो और रीन्यूएबल यहाँ पर सेक्टर्स हैं उनको यूज किया जाएगा यहाँ पर रीन्यूएबल एनर्जी के तहत। सो देखिए, मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ गल्फ कंट्रीज की, तो वहां से हम तेल इंपोर्ट करते हैं, काफी बड़े पैमाने पर तेल इंपोर्ट करते हैं। तो उसी इंपोर्ट के हिसाब से उन देशों की इकोनॉमी चलती है। ओके, तो अगर बात करें उन देशों की, तो वो अभी क्या कर रहे हैं, अभी तेल के साथ साथ तेल को तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वहां पर अपने देश में वो डेवलप करते जा रहे हैं। वो एक तरह का टूरिज्म हब बना रहे हैं अपने देशों को। वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनको आने वाले समय में यह दिख रहा है कि जहां पर हम ये तेल बेचते हैं ना जिन जिन देशों में, तो वहां पर आने वाले समय में सब कुछ इलेक्ट्रीफाई होगा। ओके, जहां पर पेट्रोल डीजल यूज होता है वहां पर इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे, इलेक्ट्रिक कार्स चलेंगी। तो हमारा तेल नहीं बिकने वाला है आने वाले समय में। तो अभी क्या कर रहे हैं, वो शिफ्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं कि टूरिज्म सेक्टर की ओर हम जो है शिफ्ट कर जाएं। और बहुत सारी पॉलिसीज भी ये देश जो है गल्फ कंट्रीज जो है जैसे सऊदी अरब, ये निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भारत भी अभी ऐसे चल रहा है। भारत का बहुत बड़े पैमाने पर जो खर्चा हो जाता है तेल को इंपोर्ट करने पे, वही कम होगा हमारा आने वाले समय में अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर दौड़ते हैं। अगर मैं बात करूं इंडियन रेलवे की, तो 2019 तक का टारगेट था भारत का कि जितनी भी भारत में रेल चलती है वहां पर सारी कनेक्टिविटी जो है इलेक्ट्रिसिटी से हो जाए, वहां पर डीजल इंजन जो है वो हम यूज ना करें। तो काफी हद तक भारत जो है अचीव कर पाया है रेलवे में भी। तो यहाँ पर 2030 का टारगेट है कि बाकी के जो व्हीकल्स हैं उनको भी इलेक्ट्रीफाई करना है। तो उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी चाहिए, वो भी जो है उस तरीके से चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को हानि ना हो। तो भारत इसलिए रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर भी भारत में ही है। ओके, आगे बात करें, जो टोटल रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है भारत की, वो 2.5 गुना बढ़ी है। ओके, अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो 13 गुना बढ़ी है 2014 से, मेकिंग इट 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आगे बात करें, रीन्यूएबल एनर्जी नाउ कॉन्स्टिट्यूट्स ओवर 24% ऑफ द कंट्रीज इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी एंड अराउंड 12% ऑफ द टोटल एनर्जी जनरेशन। तो अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन काफी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो 24% जितने भी हमारी पावर कैपेसिटी है ओवरऑल,
उसमें से 24% रिन्यूएबल एनर्जी से निकल कर आ रहा है, जिसमें से 12% अभी अगर टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें उसका 12% बनता है। ओके, आगे बात करें जो हाइड्रो पावर है। ओके, इफ वन इंक्लूड्स हाइड्रो पावर, इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी इज 36% एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज अबाउट 24%। देखिए जो हाइड्रो पावर है वहां पर भी हम पानी को यूज करके जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वहां पर भी जो है एनवायरनमेंट को हम जो कोई भी इंपैक्ट नहीं पहुंचा रहे हैं। ओके, तो इसलिए अगर इसको भी रिन्यूएबल एनर्जी में हम जो है सोलर और विंड के तहत इसको भी इंक्लूड करते तो हमारी कैपेसिटी और बढ़ जाती है, इंस्टॉल कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो यहां पर आगे बात कर रहे हैं कि जो 48,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो अंडर इंस्टॉलेशन है एंड द एडिशनल 26,000 मेगावाट हैज बीन टेंडर्ड। अभी उसका टेंडर दे दिया गया है कि आने वाले समय में वो भी लगना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहां पर मेकिंग द टोटल कैपेसिटी ऑलरेडी कमीशन और इन द पाइपलाइन अबाउट 1,63,000 मेगावाट। तो यहां तक जो है अभी पहुंच रही है धीरे धीरे। और आगे अगर बात करें इसमें तो जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं, क्योंकि बहुत सारी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो अलग अलग कंट्रीज को रेटिंग करती हैं कि इकोनॉमी किस पैमाने पर बढ़ रही है, तो उससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। इन्वेस्टर्स वो रेटिंग्स देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि हाँ फलाना फलाना देश जो है फलाने फलाने सेक्टर में काफी बढ़िया कर रहा है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। तो उन्हीं रेटिंग एजेंसीज की तरफ से यहाँ पर भारत को मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बोला गया है फॉर इन्वेस्टमेंट इन आरई रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर इसका फायदा भी भारत को हुआ काफी बड़े पैमाने पर, बाहर से फंडिंग, बाहर से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी भारत में आई। तो यहाँ पर भारत सरकार ने क्या किया हुआ, जैसे यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन जो चार्जेस हैं, जो भी यहाँ पर सोलर और विंड पावर की सेल होती है उसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया, वेव कर दिया गया। साथ ही साथ जो यहाँ पर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन ट्राजेक्ट्री है, ओके, तो यहाँ पर एक इसके तहत नए यहाँ पर टारगेट्स बनाए गए हैं स्टेट्स के लिए कि आपने उसको अचीव करना है। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज के साथ होंगे, मोस्टली यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेटली है। ओके, तो वही यहाँ पर प्लांट लगाएंगे, आगे बिजली बनाकर बेचेंगे, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगी सरकार इनके साथ। तो इनकी सैंक्टिटी, ओके, इनकी यहाँ पर जो पवित्रता है ना उसको यहाँ पर बना के रखना है कि आप ऐसा माहौल ना करें, क्लियर ना करें कि आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया बाद में आप मुकर जाएं। यहाँ पर स्टेट्स को बात कर रहे हैं कि आपने इसके ऊपर पूरे वचनबद्ध रहना है, मतलब कि जहाँ जो ट्रस्ट है ना प्राइवेट इन्वेस्टर्स का उसको और बिल्ड किया जाए। तो यहाँ पर डेडिकेटेड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, इसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेल्स। ओके, यहाँ पर एक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी यहाँ पर बनाया गया अच्छे से कि जो भी यहाँ पर पेमेंट हो, जो भी बिजली बनाएगी उसको अच्छे से यहाँ पर आगे अदायगी की जाए। आगे बात कर रहे हैं एफडीआई को, ये भी यहाँ पर 100% अलाउ कर दी गई है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। दो तरह के रूट होते हैं, गवर्नमेंट रूट, एक होता है ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट से जब कोई भी चीज गवर्नमेंट रूट से आती है तो सरकार वहां पर जो है काफी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देती है। तो ऑटोमेटिक रूट मतलब आराम से आप इन्वेस्ट करो, 100% तक इन्वेस्टमेंट है तो काफी, जितनी बड़े पैमाने पर आप पूरी कंपनी की कंपनी यहाँ पर लगा सकते हो। अगर बाहर से कोई भी बंदा यहाँ पर भारत में आकर सोलर सेक्टर में या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहता है। इसके अलावा एक्सटेंशन दी गई, रिलीफ दी गई, जो भी यहाँ पर ऑलरेडी कोविड की वजह से जहां पर जिन प्रोजेक्ट्स को इम्पैक्ट पहुंचा था, ओके, तो वहां पर उनकी डेवलपमेंट में कोई भी खामी ना आए, रुकावट ना आए, तो वहां पर सरकार ने वहां पर भी फंडिंग प्रोवाइड की। आगे बात करें कि जो यहाँ पर इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम है, मोस्टली ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के तहत ही चल रहा है। तो यहाँ पर पिछले 6 सालों का अगर बात करें तो यहाँ पर 4.7 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आई है। ओके, तो यहाँ पर अगर एफडीआई को भी इंक्लूड करें तो ये 42,700 करोड़ है। ओके, तो एफडीआई आई है 42,700 करोड़ की। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन है ना बहुत अच्छे लेवल से बढ़ रही है। आने वाले समय भी यही लग रहा है कि आने वाले समय में भी और बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर फंडिंग आएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट होगी आने वाले समय में वो हो सकती है 1 लाख करोड़ पर ईयर, मतलब कि एक साल में 1 लाख करोड़ तक जो है एफडीआई आ जाए, जहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आ जाए, दोनों मिलाकर, कि जिसकी वजह से जो है जहां पर जो आरई के प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है और बढ़ने शुरू हो जाएं। जितने ये प्रोजेक्ट्स, जितने इंस्टॉलमेंट ज्यादा होंगी, जितनी इंस्टॉलेशन ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ती जाएगी उतने बड़े पैमाने पर जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर देंगे। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर फोकस करके चल रहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग है ना, इसको सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो। ओके, मतलब कि कोशिश ये है कि जो भी यहाँ पर जैसे सोलर पैनल है, वहां पर जो सोलर सेल्स यूज होते हैं, मॉड्यूल्स यूज होते हैं, उनकी प्रोडक्शन भी हम यहीं पर करें।
ओके, तो अभी अभी क्या होता है कि मोस्टली जो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, ओके, जो यहाँ पर पार्ट्स हैं उनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना से सबसे सस्ता पड़ता है। तो भारत सरकार लद्दाख स्टैंड ऑफ की वजह से ये चाह रही है कि अलग अलग एरियाज में हम डोमेस्टिकली प्रोडक्शन स्टार्ट करें। पहले पहले जब ये नए नए सोलर पैनल्स आए तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती थी, तो उसमें से भी हम इंपोर्ट ही करते थे बाहर से। तो अभी भारत सरकार इसके ऊपर फोकस कर रही है कि डोमेस्टिक डिमांड जो है इसकी इक्विपमेंट्स की बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पर सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स की बात करें, मॉड्यूल्स की बात करें, ओके, तो यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग हब भी हमने भारत में ही बनानी है। ओके, तो यहाँ पर एक अश्योर मार्केट प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग स्कीम्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक कंटेंट जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट चाहिए उसको फोकस करते हैं। यहाँ पर भारत सरकार चाह रही है कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़े। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है डायरेक्टली क्रिएटिंग ए डोमेस्टिक डिमांड ऑफ मोर देन 36,000 मेगावाट ऑफ सोलर पीवी सेल्स एंड मॉड्यूल्स ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो आने वाले 2 सालों में ये सारी की सारी जो डिमांड है ना, इसकी पूर्ति हम यहाँ पर डोमेस्टिकली प्रोडक्शन करके ही यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आगे आने वाले समय में भारत सरकार जो डंपिंग होती है बाहर के मुल्कों की ओर से यहाँ पर पीवी सेल्स की या मॉड्यूल्स की, इसको रोकने के लिए यहाँ पर सेफ गार्ड ड्यूटी यहाँ पर जो है इम्पोज यहाँ पर कर रही है। ओके, तो इसका तहत जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देनी है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ती जाए, और जो बाहर की प्रोडक्शन जैसे चाइना यहाँ पर डंप कर रहा है उसको रोका जाए। हालांकि डंपिंग तो हो जाएगी लेकिन बिक्री उन चीज़ों की होगी जहाँ पर चीज़ सस्ती पड़ेगी। अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं तो बाहर वाली चीज़ जो चाइना से चीज़ आ रही वो महंगी हो जाएगी, और डोमेस्टिकली जो चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे फॉर एग्जांपल पीवी सेल्स वो सस्ते हो जाएंगे और लोग वही सेल्स खरीदेंगे जो यहाँ पर भारत में मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो यहाँ पर जो आने वाली पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पर सपोर्ट करेंगी मैन्युफैक्चरिंग को कि भारत में ही यहाँ पर लीवरेज मिले। जो भी यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज होते हैं, ठीक, उसको भी यहाँ पर भारत में ही लीवरेज मिले। ठीक है, भारत ही जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली जो है एडवांस करके चले। जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स बनाएगा सोलर पावर के रिलेटेड, यहाँ पर जो लोकल कैपेबिलिटीज है इनको यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ पर कोशिश की जाएगी पूरा का पूरा वैल्यू चेन है ना, रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्शन एंड तक, इस सारा का सारा वैल्यू चेन भारत की धरती के ऊपर ही यहाँ पर इसको मैनेज किया जाए, इसको असेस किया जाए। और आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पीएम कुसुम स्कीम बोलते हैं। तो ये स्कीम यहाँ पर लाई गई है कि हम फार्मर्स को जो किसी तरह की सपोर्ट दे सके। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली फार्मर की इनकम बढ़े और उसका खर्चा कम हो। तो बेसिकली खर्चा कहाँ पर आता है, जब बिजली यूज होती है। ओके, तो यहाँ पर जो मोटर्स चलती हैं तो उसकी वजह से इरिगेशन होता है, जब पानी निकलता है धरती से, ग्राउंड वाटर से, तो वहां पर इरिगेशन करता है किसान, तो वहां पर भी उसको बिल आता है। ओके, बिजली का। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने ये माफ कर रखा है, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो यहाँ पर लगाती हैं। तो यहाँ पर इस पीएम कुसुम स्कीम के तहत भी कि उसको यहाँ पर पावर जो सप्लाई है ना, पावर की सप्लाई वो कॉन्टिन्यूटी मिलती रहे और उस पावर सप्लाई को वो आगे बेच भी सके। जो डिस्कॉम होंगे उस स्टेट के, डिस्कॉम जो है यहाँ पर पावर को ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं, सरकारी अदारे होते हैं, प्राइवेट कंपनी से ये बिजली यहाँ पर लेते हैं। ओके, उनको यहाँ पर टाइमली पेमेंट करते हैं और जो है ट्रांसमिशन का पूरा मैनेजमेंट का डिस्कॉम का काम होता है। ये अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने डिस्कॉम होते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्कॉम की फुल फॉर्म बताइए, क्या होती है फुल फॉर्म। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टू एनहांस फार्मर्स इनकम, रिड्यूस डीजल यूज ऑन फार्म्स, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योर पावर एंड वाटर सप्लाई एंड रिड्यूस द सब्सिडी बर्डन ऑन स्टेट्स। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों की यहाँ पर जो है फायदा पहुंचाया जाएगा फार्मर्स को। देखो, पानी की सप्लाई तभी आएगी ना जब जो मोटर है वो चलेगी। तो मोटर यहाँ पर तभी चलेगी जब बिजली आएगी। तो बिजली की भी यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी सप्लाई तभी मिलेगी जब यहाँ पर ये कर क्या रहे हैं, यहाँ पर सोलर पंप्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसानों को। सोलर पंप्स कहने का मतलब कि सूरज की रोशनी की वजह से वो पंप चलेंगे, बाहर से बिजली लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर बिजली ज्यादा बनती है उसको आगे जो सरकार है वो खरीदेगी भी। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस स्कीम के तहत अभी जो है 10,000 मेगावाट कैपेसिटी के पावर प्लांट्स जो है वो लगा दिए गए हैं। तो यहाँ पर 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप जो है यहाँ पर रिप्लेस कर दिए गए हैं डीजल पंप से। तो इसका फायदा है, एनवायरनमेंट को भी फायदा है इससे। अगर डीजल पंप हम यूज करते हैं पानी निकालने के लिए तो वो एनवायरनमेंट को एमिशंस वहां पर प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन निकलता है तो उससे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, तो इससे बचते हैं। और यहाँ पर 20 लाख जो है सोलर पंप्स, ठीक है, इससे रिप्लेस कर दिया गया है यहाँ पर डीजल पंप्स को।
आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 15 लाख ग्रिड यहाँ पर कनेक्ट कर दी गई है पंप्स के साथ, जिसको जो सोलराइज करते जा रहे हैं। तो ग्रिड के साथ जब कोई चीज़ कनेक्ट होती है तो पावर सप्लाई जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचनी शुरू हो जाती है। तो ये इसी तहत ग्रिड कनेक्टिविटी के तहत ही जो डिस्कॉम है पावर को ट्रांसमिट करेगा एक जगह से दूसरी जगह से। तो यहाँ पर बेसिकली एग्रीकल्चर फीडर्स का यहाँ पर सोलराइजेशन किया जा रहा है। सो आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कीम टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द सब्सिडी बर्डन ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पर जो सब्सिडी बर्डन है स्टेट्स का, जो वो सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं, वहां पर भी फायदा हो गया। सब्सिडी कहाँ पर प्रोवाइड करती हैं? अब देखो, किसान को बिजली देनी है, ओके, तो वहां पर भी सरकार उनको सस्ती बिजली देना चाहती है, तो वहां पर सरकार खुद से पैसे देती है। थोड़े पैसे खुद से देती है, थोड़े पैसे फार्मर जी जो जहां पर बिजली का बिल लगाया जाता है उससे आते हैं। तो कहने का मतलब जो बिल नॉर्मल हाउस होल्ड को आता है उसके मुकाबले जो फार्मर्स को बिल आ रहा है पानी का, जो वो मोटर चलाते हैं तो पंप चलाते हैं, तो उसका बिल बहुत कम होता है। वो बिल कम होने का कारण यही है, पैसे तो प्राइवेट कंपनी को ही देने ना, जिस कंपनी ने यहाँ पर बिजली बनाकर दे रही है। तो यहाँ पर क्या करती है सरकार? खुद से पैसे दे रही है। तो खुद से जब भी सरकार पैसे देती है हम उसको सब्सिडी बोलते हैं। तो इससे फायदा पहुंचाती है सरकार अलग अलग फील्ड्स में। तो यहाँ पर फार्मर्स को फायदा पहुंचा रही है। बहुत सारे स्टेट्स भारत में ऐसे भी हैं जहां पर ये बिजली के बिल के ऊपर ओके बिल ही नहीं लगाया जाता। जितना भी पैसा है सारा का सारा पैसा ही सरकार खुद से देती है प्राइवेट कंपनीज को बिजली मुहैया करवाने के लिए। तो यहाँ पर आखिर में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जरूरत है कि एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एक्शन, कि हमें क्लाइमेट चेंज को भी कॉम्बैट करके चलना है, इसको भी टैकल करके चलना है, और साथ ही साथ हमें जो है जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी पैदा करनी है। एनर्जी जो है उसको भी यहाँ पर जो है एडवांस मैटर में लेकर आना है, इसको और एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है, ये भी यहाँ पर कंट्रीज की हेल्प कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, कि यहाँ पर जो है डोमेस्टिक प्रायोरिटीज है उनको यहाँ पर फोकस किया जाए, उनको अलाइन किया जाए विद ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट्स। तो जो भी यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट्स की है सभी देशों ने, तो यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट के तहत सभी देशों ने, बहुत सारे देशों ने यहाँ पर कमिटमेंट की है कि वो ग्लोबल लेवल पर जो है यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, और साथ ही साथ $100 बिलियन का जो फंड है वो जुटाएंगे। हालांकि कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक समिट हुई थी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले, जिसका यहाँ पर नाम है री इन्वेस्ट। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में री इन्वेस्ट, इसका मतलब है रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट समिट। ओके, तो ये समिट बेसिकली इसीलिए करवाई जाती है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर आए। ओके, अभी रिसेंटली री इन्वेस्ट 2020 उसका यहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंस हुई है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू शेयर इंडियाज विजन फॉर रीन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर, एक्सचेंज आइडियाज एंड एंगेज की स्टेक होल्डर्स, investors, companies to contribute to the RE growth story. Not only will India move towards sustainable energy systems, but it will also provide plenty of employment, business and investment opportunities. तो यहाँ पर अभी तीसरा दिन जो है वो स्टार्ट होगा आज इस समिट का। तो इस आर्टिकल को जो लिखा गया है वो लिखा गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो काफी बड़ा आर्टिकल है, काफी बढ़िया आर्टिकल है, और अच्छे से हमें बताता है कि क्या हमारी अप्रोच है भारत सरकार की। और बेसिकली जो आर्टिकल्स मिनिस्टर्स के द्वारा लिखे जाते हैं तो उसमें तो उनके पास काफी अच्छी गहरी जानकारी होती है, हम क्या कर रहे हैं आने वाले समय में और क्या करेंगे, और हमारा अप्रोच क्या है, गोल क्या है। तो आई होप आपको आर्टिकल्स अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं। तो कृपया लाइक जरूर करें ताकि कि मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ आपको आर्टिकल्स अच्छे लगे हैं। तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।